नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे जैसे युद्ध खींच रहा है वैसे वैसे देश की यानी भारत की सरकार की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो यह है कि महंगाई की मार पड़ सकती है। कल ही 60 रुपये एलपीजी का बढ़ाया दिया गया है, महंगा कर दिया गया है। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में और भी महंगाई बढ़ सकती है। इसका लगातार तेल कंपनियों के शेयर फिसल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल उबाल से 1097 अंक सेंसेक्स भी टूट चुका है और इसके अलावा भी बहुत और चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अगर हम बात करें रिफाइनरीज पर एस्पा लगा दिया गया है, यानी जो एलपीजी की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। एक छोटे छोटे हर सेक्टर में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। उससे बड़ी चुनौती यह है कि लाखों की तादाद में मिडल ईस्ट में भारतवासी फंसे हुए हैं। उनको इवैक्यूएट कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चिंता है। हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी, काफ़ी लोग वहाँ पर रोजगार करने गए होते, वो भी फंसे हुए हैं। उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, लगातार चिंताएं गहराती जा रही हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, कल 9वां दिन हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनके माथों की चिंता की लकीरें जो माथे पे पड़ी हुई हैं और गहराती जा रही हैं। एक उम्मीद जरूर है, सरकार से एक उम्मीद जरूर है कि सरकार प्रयत्न कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अपने सभी भारतवासियों को, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस लाएगी। ये विश्वास जरूर सरकार ने दिलाया है। साथ साथ मैं कह रहा था कि हर सेक्टर में एक चुनौती बनती जा रही है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम महंगाई की बात करें तो पहले एलपीजी पर इसका असर पड़ा है, उसके बाद अगर पेट्रोलियम पदार्थों पर, खासतौर पर पेट्रोल डीजल पर, क्रूड ऑयल पर इसका असर पड़ता है तो ये मामला और भी गर्मा सकता है। देखिए, जब डीजल में बढ़ोतरी होगी तब हर एक चीज़ जो है वो महंगी होती जाएगी। आपको बताते चले, अगर चीज़ महंगी होती है तो उसकी वजह ये रहती है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो चीज़ महंगी होती जाएगी। हालांकि मूडीज रेटिंग्स के मुताबिक $100 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। $100 तक क्रूड ऑयल जाएगा तो फिर महंगाई कहर बर पाएगी। लेकिन हमें चिंता सिर्फ इस बात की है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो हमें चिंता है कि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने गए हुए हैं, हमारे वो परिवार जो कारोबार करने गए हुए हैं, उनका क्या होगा। और उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। संपर्क नहीं होता है तो चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। कोई साधन नहीं है वापस आने का, क्योंकि सारे एयरपोर्ट्स लगभग बंद हैं। जो खुले हुए हैं उनसे प्रयत्न किया जा रहा है, काफ़ी लोग वापस भी आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी इजराइल और अमेरिका वर्सेस ईरान का कहर बरपा हुआ है, युद्ध का कहर बरपा हुआ। ऐसे कहर में उनकी वापसी अभी तक संभव नजर नहीं आ रही। पहले हम कश्मीर ले चलते हैं, वहाँ पे क्या कहना है इनके परिजनों का, पहले हम वो बताते हैं। जिनका किसी का भाई उधर है, किसी का बच्चा उधर है, उनका क्या कहना है पहले हम वो बताते हैं, उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। हालात बहुत ख़राब है। हमारे साथ सबों ने पूरा अपना जो भी है वो कोऑपरेट किया। हम सीएम साहब से मिले, उन्होंने भी बड़ी पेशेंटली हमारा जो भी मुद्दा था उन्होंने सुना, उन्होंने उस पर वर्कआउट किया। हमने रूहुला साहब से भी बात की, हमने आज इस टाइम पे ड्यूकॉम साहब से बात की और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड जो उन्होंने हमें आज सब कुछ बोला। तो गवर्नमेंट की जो भी बंदे हैं फ्रॉम here Kashmir to Delhi, they are on their tips and toes to work for our kids. We are very much satisfied. आज की मीट से हमारा दिल मुतमईन रहा कि वो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इक़दाम उठाएंगे, क्योंकि बॉर्डर्स भी बंद है और एयरलाइंस भी बंद है, एयर स्पेस बंद है ही। तो अप टू 12th उन्होंने हमें दिया है टाइम कि दे विल डू समथिंग। हाँ जी, मीडिया ही फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इट वाज फ्रॉम 28 जब ये हुआ तो ये मीडिया ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया। थ्रू मीडिया ही हमने अपना जो था हमारा वो हमने मीडिया के थ्रू ही पहले पहुंचाया था। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ आए हैं, आपको भी थैंक्स, आप सब मीडिया वालों को, क्योंकि आप मीडिया वालों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा किया है। हम अपनी बात तभी आगे पहुंचा सकते हैं जब आप हमारे साथ हैं। हाँ, जो तेहरान था इट वाज मोस्टली हिट था, तो उनको उठाया है और उनको कुंभ में ले जाया गया है। और लेकिन
वो तो नहीं, वो दैट्स ऑल ओवर ईरान हालात खराब है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ हालात ज़्यादा खराब थे। और उर्मिया के बच्चे उर्मिया में ही हैं, तो किरमान के बच्चे किरमान में ही है। लेकिन जो तेहरान था, उन बच्चों को इसलिए उठाया गया वहाँ से और कुम ले जाया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनको भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, उमर अब्दुल्ला की सरकार पर भी भरोसा है और केंद्र सरकार पर भी भरोसा है। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार टिप्स एंड टूल्स पे है और लगातार जुटी हुई है किस तरीके से वापस लाया जा सकता है। लेकिन परिजनों की जो समस्या है, जैसे मैंने कहा कि माथे पे शिकन की लकीरें जो हैं वो लगातार गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि जो अपना कोई बाहर हो और ऐसे देश में हो, यहाँ पर बमबारी हो रही हो, वहाँ पर ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते क्या कहना है। भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जॉब पर लगी हुई है। हमें ड्यूकॉम साहब ने भी कहा है, ड्यूकॉम सभी पॉजिटिव बात होगी, ये पेशेंट हेयरिंग उन्होंने दी है हमको। हम क्यों कहेंगे हमारा कोई तहफुजात नहीं है, सिर्फ ये है कि तहफुजात बेसिकली ये है कि जितनी जल्दी हो सके इनको निकाल दीजिए, वहाँ से इवैक्यूएट कर दीजिए, क्योंकि हालात ख़राब है। इंटेंसिटी ऑफ वॉर इज़ टू मच। वहाँ पर कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ पर हर इंच में बॉम्बिंग हो रही है, कोई जगह सेफ नहीं है। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमको कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हम हाथों पर सरसों नहीं जमा सकते हैं। हम अभी कहेंगे अभी उठिए तो उनको बच्चों के साथ लास्ट टाइम कब राब्ता हुआ था, और जो राब्ता आपका हुआ तो बीच क्या में कुछ कभी बातें हुई? कोई मैसेज वगैरह फ्लिप ऑन हो जाती है, ऐसे रेगुलर कोई राबता तो है नहीं। प्रेजेंटली ये पता है कुंभ में है एंड दे आर बीइंग टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी। परिजनों की चिंताएं और दर्द को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जिस तान लागे वो तन जाने, और इनका दर्द क्या है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इनको फिर भी भरोसा है सरकार पर। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कर रही है, सुरक्षित वापसी का आश्वासन भी दे रही है और भरोसा भी दिलवा रही है कि सुरक्षित वापसी होगी। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रवक्ता है। सोहित शर्मा है, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। नीलोफर मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप सबका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सोहित शर्मा जी से कहना चाह रहा हूँ, सोहित जी आपको क्या लग रहा है जो गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, क्या वो काफ़ी है? सोहित जी। देखो बात ऐसी है विनोद जी जो हालात बने हैं बहुत संकट वाले हालात हैं, और इसमें भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय जो काम कर रहे हैं ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग इस समय जो खासकर छात्र जो वहां पे फंसे हुए हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय हस्तक्षेप करते हुए इनको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाले, जिससे यहाँ पे वो अपने परिवारों से मिल सके। और जो संकट इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जिसमें यो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो वो बहुत ठीक नहीं है। अब तो होने नहीं चाहिए था, ऐसे युद्ध होने नहीं चाहिए थे, लेकिन अब जब हो रहे हैं तो उसमें जब हमारे भारत के लोग उधर फंसे हैं तो सरकार की एक नीति होनी चाहिए जिसके तहत वो बाहर देश में वापस आ जाने चाहिए। चलिए विक्रम जी, हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमने अपने छात्रों को निकलाया, तिरंगे के नीचे पाकिस्तान के स्टूडेंट भी आ गए। आज वो जज्बा दिख नहीं रहा है कहीं। विक्रम जी। देखिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। पहले मैं आपसे इस बात को साझा करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को हिंदुस्तान में इस बात का बहुत दुख भी है और परेशानी भी है, जिस तरह से जो बच्चे वो ईरान और जो इजराइल और यूएस का जो जंग है उसमें बेगुनाह बच्चे जो हैं वो फंस गए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मुझे लगता है जनवरी के महीने में ही एक एडवाइजरी निकाली थी, और जिसके तहत ये कहा गया था उन सब लोगों से जो पढ़ने ईरान जा रहे हैं या जो पिलग्रिमेज के लिए वहां अपने धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, कि वो इस समय जो खबरें आ रही थी वो इस तरह की थी कि अमेरिका और इजराइल एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वापस बुलाया जाना चाहिए और जो लोग वापस आ सकते हैं वो रेगुलर फ्लाइट से वापस आए। तो शायद कभी ऐसा भी होता है, लोगों को लगा होगा कि भाई ये हालात कंट्रोल हो जाएंगे, जंग नहीं होगी, पर जो आज के हालात है उसमें आपने देखा अभी
जिस तरह से लोगों के पेरेंट्स, जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो मुतमईन है, वो इस बात से बिल्कुल मुतमईन है कि उनकी जो आवाज है वो जो राइट कॉरिडोर तक पहुंच रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो केंद्र की एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये बड़ी बात है। देखिए जिस तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ अकोमोडेट कर रहे हैं, और आप जानते हैं जैसे तेहरान में बॉम्बिंग हुई तो उनको वहां उनको शिफ्ट किया गया और अब उनको आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर्स के थ्रू इवैक्यूएट किया जा रहा है, और वहां पे उनको होल्ड किया गया है। और इंडियन एम्बेसी जो है वहां, रुद्र प्रताप जो हमारे एम्बेसडर है इंडिया के, वो बहुत एक्टिवली उनके परिवारों के साथ और उन बच्चों के साथ एक एक बच्चे को चिन्हित करके उनको इकट्ठा किया गया है, और उनको तेहरान से, क्योंकि तेहरान में बहुत सबसे ज्यादा बॉम्बिंग हो रही है, तो उनको मूव किया गया। और इंडियन गवर्नमेंट, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जिस तरह जो जोश और हमारी सरकार ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान दिखाया था, अभी भी बहुत मेहनत चल रही है और बहुत मुश्किल हालात हैं। आप देखिए जो जिस तरह से हालात जो आज हैं, जिस तरह से इतने ज्यादा ममालिक इस मुल्क इस जंग में शामिल हो चुके हैं, पूरा मिडिल ईस्ट इस एक तरह से इस जंग में शामिल हो चुका है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये प्रतिबद्धता है कि अपने एक भी नागरिक जी जो कहीं उसको भी फंसा हो, जी वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कल भी उसको कैटेगोरिकली बताया कि हम उसके लिए लगे हैं, और पूरा तंत्र जो सरकार का है उनको सेफली अपने घर, अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए पूरा काम कर रहा है। निलोफर जी, इस युद्ध में जो इजराइल यूएस वर्सेस ईरान है, इसमें बड़ा न्यूट्रल रोल प्ले किया है भारत ने। इसमें प्रिविलेज मिलना चाहिए भारत को। भारत के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित जगहों पर रख करके उनको सेफर इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी। ऐसा कुछ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए था। नीलोफर जी। देखिए विनोद जी, मुझे लगता है कि जो एक एडवाइजरी आई हुई थी वो जनवरी में ही आई हुई थी। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक एडवाइजरी इशू की थी और उनसे कहा था बच्चों से भी, न सिर्फ बच्चे तो लगभग 1200-1300 के करीब है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं कि हमारे देश के लगभग 9000 से 10,000 नागरिक वहां पर है। कुछ रोजगार कमाने के लिए गए हैं, कुछ पिलग्रिम थे और कुछ स्टूडेंट्स भी थे वहां पर, और कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उस एडवाइजरी को बहुत ही कम, इनफैक्ट लोगों ने उस एडवाइजरी पर फॉलो किया और कुछ हमारे देश वापस आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स पर भी एक प्रेशर था, दबाव था, बिकॉज ऑफ द रीजन जो वहां पर कॉलेजेस है उन्होंने उनसे कहा था, कुछ 2-3 मार्च उनके कुछ एग्जाम्स भी थे, पेपर्स थे, और उनसे ये कहा गया था कि अगर आप वो एग्जाम मिस करते हैं तो आपका पूरा साल जो है ये जाया हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहां पर रहना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका एक साल जाया हो जाए। तो फिर आपने खुद देखा कि किस तरीके से दिन ब दिन जो ये जंग है ये बढ़ती ही जा रही है। पूरा मिडिल ईस्ट अब इसमें न सिर्फ हमारे बच्चों को या हमारे जो देश के वहां पर लोग हैं उनको इवैक्यूएट करना है, बल्कि जो मिडिल ईस्ट में हमारे लोग हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो कोशिश करनी है कि जैसे मौजूदा सरकार है हमारी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, डायरेक्टली उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो फॉरेन अफेयर्स या उनका वो खुद वो काम कर ले। तो दे हैज ऑलरेडी टेकन द मैटर विद जयशंकर जी, ऑलरेडी उन्होंने वो मैटर लिया है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसका मुझे लगता है इमिडिएटली एक प्रावधान होना चाहिए, बननी चाहिए, ताकि इन कोऑर्डिनेशन काम हो सके। और साथ में इस वक्त हम जानते हैं इस वक्त जो हमारा एयर सर्विस है बिल्कुल ठप है, बंद है वो। तो कोशिश ये की जा रही है कि बाय रोड ही इन बच्चों को किसी ऐसी सेफ जगह पर, सेफ नेबरहुड में लिया जाए जहां पर हमारा देश उनको इवैक्यूएट कर सकता है। उन चीजों पर भी बात चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनके पेरेंट्स है बच्चों के, वो आज सेटिस्फाई है इससे कि एक उम्दा तरीके से उनकी बात जो उन्होंने रखी हुई है उनको सुना जा चाहे रहा है हमारे के पास, तो इट इज एनकरेजिंग कि वो सेटिस्फाइड है कि हमारा देश बिल्कुल सक्षम भी है ये चीज, इस मुसीबत से हमारे उन लोगों को जो फंसे हुए हैं वहां पर उनको वापस निकालने में। लेकिन अभी ऐसे सिचुएशंस कि इमीडिएटली उनको वहां से इवैक्यूएट करना शायद डिफिकल्ट हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो कोशिश की जा रही है कि किसी लैंड रूट से ही उनको किसी बिल्कुल मैसेज दिया जाए। सोहित जी, कांग्रेस भारत सरकार के स्टैंड को, मौजूदा गवर्नमेंट के स्टैंड को लेकर के कांग्रेस को आपत्ति है। सोहित जी। अब आपत्ति तो सामने सामने दिखाई देती है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
इसको हम कह सकते हैं कि पीएम ने ट्रम्प के आगे कॉम्प्रोमाइज करके बिल्कुल। आंखें बंद करके मुंह बंद करके बैठ गए हुए हैं। जी जी उनको आज के समय में कुछ दिखाई नहीं देता है कि ईरान में क्या हो रहा है, कि और जो जहाज जो जिसपे अमेरिका ने अटैक किया IRIS जीना, जिसपे अटैक किया उस पर भी वो कुछ बोल नहीं पाए। तो कुछ बातें ऐसी है जो देखने को आज मिलती है जयशंकर कि जी ने कहीं क्लियर ना कर कहीं दिया जो था, सरकार आज की जयशंकर जी ने क्लियर कर विदेश दिया था। नीति है, जी अरे सुन लीजिए ना, विदेश नीति है जो वो बिल्कुल जीरो के मुकाबले रह गई हुई है। और जहां तक ये बातें हैं कि कांग्रेस कांग्रेस तो जो सरकार का काम है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस तो हर जगह बोल रही है, कांग्रेस तो हर जगह बोल रही है कि देख रही है, कांग्रेस तो हर चीज का जवाब दे रही है। तो ये सब चीजें हैं, आपको इस बात को समझना होगा कि सरकार मुंह बंद करके बैठी है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये चीजें सामने सामने दिखाई दे रही हैं। चलिए विक्रम जी, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, डायरेक्शन ट्रंप देते हैं कि आप 30 दिन का सामान ले लीजिए, तेल वहां से खरीद लीजिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए विनोद जी, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे और कांग्रेस की जो जब सरकार थी और उस समय इतिहास में लेके जाते अभी हैं, पिछले दिनों ही सच्चाई को आंखों के सामने नहीं देखेंगे, लेकिन सब बातें थोड़ी सी इतिहास में बात करने जाएंगे। दीजिए ना, इनसे पूछा जाए कि तेल थोड़ी सी बात रशिया से नहीं लेना, वो नहीं बोलेंगे, वो इतिहास में लेके जाएंगे। 30 दिन के लिए कह दिया ट्रंप ने कि यहाँ पे आप रशिया से तेल ले लीजिए, वो इतिहास में लेकर जाएंगे। इस करके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। चलिए सर सुन लीजिए, चलिए विक्रम जी बात करने दीजिए। ये पीएम जो है ये भारतवर्ष के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और जिसपे बार बार इस देश के लोगों ने मोहर लगाई है। तो कांग्रेस की सर्टिफिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आप लोग, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पे रिएक्ट कर रही है, उससे समझ में ये आता है कि कांग्रेस को अभी तक अपनी पिछली गलतियों से वो सीखी नहीं है और वो उस एक रेजिम को सपोर्ट करने के लिए आगे आके खड़े हुए हैं जो एंटी इंडिया अट्रॉसिटीज, जो कश्मीर के ऊपर एंटी इंडिया स्टैंड जिनका रहा, और उसके साथ साथ जिनको ने अभी अपने देश में 30,000 नौजवानों की हत्या हुई। और किस कारण से वो हुई? क्योंकि वो अपने जीने की आजादी मांग रहे थे। ये कांग्रेस आज उस रजीम के साथ खड़ी है, नजर आ रही है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी राजनीति को एक तरफा कर दिया और आज रशिया से तेल नहीं ले रहे हैं। तो किस तरह से पूरी दुनिया का जो एक स्टैंड है, जो एक लोगों पे जुल्म कर रही थी, उसके खिलाफ पूरी दुनिया का एक स्टैंड रहा और कांग्रेस पार्टी उसी के साथ खड़ी आज नजर आ रही है। पहली बात। दूसरी बात, जब एसएम कृष्णा मंत्री थे तो उस समय अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के लिए मना किया था। उसकी आज वीडियोस वायरल हो रही हैं एसएम कृष्णा की मौजूदगी में, और मना किया था कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने मना किया पाकिस्तान इंडिया को कि वो ईरान से तेल न खरीदे। तो उस वक्त जो एक होती है वो समय के साथ बदलती है और अपने आप को भारत के साथ मित्रता थी। कश्मीर पे कोई भी बात आती थी तो ईरान भारत की सपोर्ट करता था, ईरान भारत की सपोर्ट करता था। मैं आपके वक्तव्य में नहीं बोला बीच में, आप सुनने की पेशेंस रखिए और अपने समय पे जरूर जवाब दीजिएगा, पर आप बीच में इंटरफेयर करके मेरा जो जवाब देने का अधिकार है उसको मेरे से नहीं ले सकते। आज जो स्थिति इस देश में बनी है वो देश भर देख रहा है और जो बदलते हालात जिस तरह से हैं, जो विदेश नीति होती है वो स्थिर कभी नहीं होती, वो समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आज भारत उस कगार पे जिस जगह पे खड़ा है वो एक ताकत की जगह है जहां पे आने वाले और हिंदुस्तान में अभी कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें लिखा है कि इंडिया अभी भी 80% अपने ऑयल का जो हिस्सा है वो रशिया से खरीद रहा है। वो इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में कि अगर आप उसको गूगल करेंगे, जो लेटेस्ट डेटा दिया है तेल का इंडिया का जो परचेज का है, तो इंडिया अपने लोगों के रशिया से आप तेल खरीद नहीं सकते और ना ही कॉम्प्रोमाइज ये भी कह दिया, उसने तो एक टीम बना दी है कि पहले हम जांच करेंगे कि ये रशिया से एक तेल नहीं खरीद सकते।
मौलवी कौन से चलिए। बात लेकर आ गया? आप अगर आप मांगेंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको एक डेटा, आप बिना जानकारी के डिबेट चलिए में आना नीलोफर जी, अच्छी बात सवाल नहीं ये है। उठता आप है अपनी कि पूरी ये पार्टी संकट जानकारी की पूरी घड़ी है, ये है मानते आपको ये हैं, जानना किस तरह ये एक किस बात क्राइसिस का है, टाइम किस है। तरह से मोदी इस जी वक्त ने सियासत ना चुप करते रखा हुआ हुए है। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे सारे जो भारतवासी बाहर में स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित वापस लौट आए। देखिए राजनीति विनोद जी, हमारे जो देश के लोग हैं वो केवल ईरान में नहीं है, बहुत सारे लोग जी दुबई में, मेरे अपने रिश्तेदार दुबई में, गल्फ में और अलग अलग जगह जो काम करते हैं, लोग फंसे हुए हैं। जी इस जी, वक्त जो प्रायोरिटी इस देश की होनी चाहिए वो कि उनकी कैसे सुरक्षित हम उन लोगों वापसी। को जी जो नीलोफर अलग जी, अलग जी मुल्कों में अपना नीलोफर जी, रोजगार कमाने गए हैं, उनको वापस लाया जी जाए। जी नीलोफर जी, जी राजनीति नीलोफर कभी और कर लेंगे। जी, नीलोफर जी। देखिए विनोद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम प्रीवियसली देखेंगे, ईरान हैज ऑलवेज स्टूड फॉर इंडिया उनके सपोर्ट में। अगर हम देखेंगे 1994, आई थिंक इट वाज 1994, जब एक रेजोल्यूशन इस्लामिक कंट्रीज ने यूएनओ में लाया था अगेंस्ट द कश्मीर, तो उसको ब्लॉक अगर किया था ईरान ने किया था। उसके बाद अगर आप देख लेंगे जहां पर भी सपोर्ट की जरूरत थी इंडिया को, तो ईरान हैज ऑलवेज स्टूड देयर। और एंट्री मिडल ईस्ट में या ईस्टर्न कंट्रीज में हुई है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ईरान सपोर्ट ऑल्सो। हमें उस चीज को भी भूलना नहीं चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी हमारे देश ने ले ली है, न्यूट्रल है इस वक्त। न्यूट्रल इस हिसाब से भी क्योंकि हमारे 10 मिलियन लोग जो है इस वक्त मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट, इफ विल टेक द साइड्स, हम ये भी समझते हैं कि अगर हम साइड ले लेंगे कि उन पर इफेक्ट हो सकता है, उनको वहां से इवैक्यूएट करना, उस पर भी वी आर एंडेंजरिंग देयर लाइफ ऑल्सो। लेकिन जहां पर बात करने की जरूरत है, वी शुड नॉट बी डिक्टेटेड, क्योंकि इंडिया जो है एक पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज हो रहा है ग्लोबली, इसकी एक छवि बन रही है। इट इज द मोस्ट, इट विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द कमिंग ईयर्स। तो वहां पर हमें किसी की डिक्टेटरशिप नहीं माननी चाहिए, हमें खुद से अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। ये क्या बात होगी कि एक तरफ से कभी हम पर 50% टैरिफ अमेरिका अपनी मर्जी से लगा लेता, और दूसरी बार वो कहता अब 30 दिन का आपके पास छूट है, आप इस रशिया से तेल ले लीजिए। मुझे लगता है ऐसे डिसीजन जो है हमारी कंट्री को अपने कदमों पर खड़े होकर खुद कहना चाहिए कि हमें करना क्या, और हमारी चलिए सेफ्टी कहाँ पर चलिए, है, हमारी डिग्निटी कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल, विक्रम उस जी चीज आपको पर जवाब कोई देना होगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना हाँ चाहिए। विक्रम जी, देखिए, ये जो मैं टर्म नीलोफर जी की टर्म एक बात टर्म का यूज जवाब की देना जा रही, चाहता हूँ। जिस कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर, ये नई टर्म यूज की जा रही है। जिस मैं नीलोफर जी की एक बात का जवाब देने से पहले कि जिस जिस बात का वो जिक्र कर रही हैं, जो यूएन रेजोल्यूशन था, वो ईरान की फॉरेन पॉलिसी और खamenei साहब की जो पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया थी, दोनों अलग अलग थी। खamenei साहब ने अब कश्मीर के ऊपर भी, और इसके जब ये हमारे प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहे थे, उसके उस समय भी जो उनके बयान आए थे, वो किसी तरीके से भी जो सीएए को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें भी उन्होंने उसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की थी। हाँ यस, ये एक बात है। इसका एक बहुत बड़ा हमको ये समझना पड़ेगा, जो जियो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिकल स्टैंड एक सरकार लेती है, वो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, और देश के लिए सबसे अच्छा क्या है, हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे अच्छा क्या है, वो देखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आज आपने भी ये सुना, पूरे देश को बताना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, कि भारत का इंटरेस्ट सर्वोपरि है जब तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार में है। और ये जो यूएस ट्रेड डील जिसकी ये कांग्रेस बिना जानकारी की दुहाइयां देती है, वो भी हिंदुस्तान के किसी भी किसान को, किसी भी बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचाए बगैर, विक्रम जी आपको रोकूंगा, सोई जी, हित में क्या है, एक उसको मैं आपको डिटेल समय में कम बता है, एक सकता मिनट हूं। में डिफाइन कीजिए कैसे आप कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री समय हो तो। कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कैसे कहते हैं आप? सोई जी, एक मिनट में समय कम है। अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल सोई जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी सोई जी। बात ऐसी, आप देख ही रहे हैं विनोद जी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, जिस तरह से ट्रम्प जो कहते हैं कि रशिया से तेल मत खरीदिए, वैसे ही मोदी जी चल रहे हैं। जिस तरह से विक्रम जी ने कहते हैं कि बताया हमें ना 30 कि दिन के लिए 80% तेल चाहिए, जी, वैसे ही मोदी चल रहे हैं। तो जी सामने सामने दिखा देता है। टैरिफ की बात कर लीजिए कि भाई जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे ही वो टैरिफ लग रहा है कि जिस तरह से 0% टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है, वैसे ही वो लग रहा है। इस करके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। चलिए और जिस तरह से ईरान पे हुआ, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, तो ये सामने सामने दिखाई देता है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। चलिए चलिए सोई जी बहुत बहुत शुक्रिया, नीलोफर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।